हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11 वालों के लिए 11-12 मिक्सिंग है, समझे। जीओसी का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में किसकी बातें की गई हैं? बातें किया गया है इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में, नाभिक स्नेही के बारे में। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं? कुल मिला के जानते रहिए इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं? जिनका अष्टक पूर्ण ना हो या पॉजिटिव चार्ज हो। दो विशेषताएं इलेक्ट्रॉन स्नेही के। इलेक्ट्रॉन स्नेही के पहचान के दो तरीके हैं। हाँ, कि क्या होना चाहिए कि उनका अष्टक पूर्ण नहीं होना चाहिए और उन पे धनावेश होना चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन। ये नहीं कि धनावेश होगा तो इलेक्ट्रॉन स्नेही हो ही जाएगा, ऐसा कोई विशेष रीजन नहीं है, कारण नहीं है। जैसे मान लो अगर धनावेश है तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही हो ही जाए, ऐसा कोई सही बात नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आप देखें, एक होता है आपका NaH4+, एक होता है H3O+। यहाँ भी धनावेश है, क्या ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है? ध्यान दें आप लोग, यहाँ धनावेश है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं। जानते क्यों? क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय परमाणुओं का अष्टक पूर्ण है। यहाँ देखिए केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण है, N पे प्लस है और उसने 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। तब इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ? दोनों कंडीशन होनी चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, अष्टक पूर्ण ना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो है इन पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, इनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, अष्टक पूर्ण है भाई। ठीक उसी प्रकार H3O+ का भी देखें, O पर पॉजिटिव चार्ज, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ही बचे, 3 बॉन्ड बना लिया। अगर आप देखेंगे इसका तो ये जो है इस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा ना, NH4 में कैसे N ऐसे बना देंगे आप, H और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अष्टक पूर्ण है इसका। इसकी बात कर लें, इसका आप ऐसे बना देंगे HO पे प्लस आ जाएगा 3H और एक लोन पेयर बचेगा ना भाई। बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, 5 बचे हैं, जिनमें से 3 ने बॉन्ड बनाया H के साथ और 2 बचा हुआ है। तो इन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी ये इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? और ये विशिष्ट कंडीशन जानते रहिए। और मैंने आपको बताया था नाभिक स्नेही के बारे में। नाभिक स्नेही क्या क्या होते हैं? जिनके पास लोन पेयर्स वगैरह हो, निगेटिव चार्ज वगैरह हो, लोन पेयर्स वगैरह हो, निगेटिव चार्ज वगैरह हो, ये सभी क्या होते हैं? नाभिक स्नेही होते हैं। और उसके अलावा जो कार्बधात्विक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, कार्बधात्विक यौगिक। कार्बधात्विक यौगिक किसे कहते हैं? जहां पे कार्बन और धातु के बीच बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन और धातु के बीच का बॉन्ड पाया जाए उसे आप बोल देंगे कार्बधात्विक यौगिक। तो जानते हैं कार्बधात्विक यौगिक में क्या होता है? जैसे मान लो यही ना RMgX, या आप यहाँ CH3 मान लो, CH3MgX, कार्बन और धातु के बीच बॉन्ड है। तो यहाँ जानते हैं ये ना इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इस पे आता है निगेटिव चार्ज, इस पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिलता है ये CH3-, ये किसका काम करता है? नाभिक स्नेही का काम करता है, नाभिक स्नेही का काम करता है। ठीक है, और धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करना चाहता है, क्योंकि भाई देखो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाता अगर ये धातु इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता तो। ठीक है, तो यही बात होता है कि धातु पे, अगर मैंने बताया था आपको ट्रिक ना, कि धातु पे अगर क्षार धातु में, क्षारीय मृद धातु में, इन सब पे पॉजिटिव चार्ज हो तो इनको भी इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात, इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं माना जाता। मैंने बताया था आपको कि क्षार धातु, क्षारीय मृद धातु पर अगर प्लस आ जाता है उन्हें जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं माना जाता है। तो बच्चा आपका ये, इसको मान लेंगे नाभिक स्नेही। तो जो कार्बधात्विक यौगिक हैं, जैसे CH3MgCl आ जाए, CH3Li आ जाए, CH3Cu आ जाए, ये सभी क्या होते हैं? नाभिक स्नेही। क्या होते हैं? इतनी चीजें आपको बताई हैं। ठीक है, नाभिक स्नेही लुईस क्षारक होते हैं, लुईस क्षारक होते हैं। और इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं? लुईस अम्ल होते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो आपका लुईस अम्ल होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो क्या बोलते हैं? लुईस क्षारक। कितना आपने पढ़ा हुआ है? आज आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में। कार्बनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव क्या है? इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन का गति स्थानांतरण होगा।
इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव का मतलब इस प्रभाव में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण वाला प्रभाव। ये बोल सकते हैं आप लोग कि यहाँ इसमें क्या होगा, आप इसको बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण प्रभाव जो है, स्थानांतरण प्रभाव, आप इसी को बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव ये कार्बनिक यौगिकों में देखा जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है आप इसको दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे क्या, परमानेंट स्थायी प्रभाव, और एक पढ़ेंगे टेम्पोरेरी अस्थायी प्रभाव। स्थायी में क्या क्या पढ़ेंगे आप स्थायी में तीन प्रभाव पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे प्रेरणिक प्रभाव, अंग्रेजी में बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। एक पढ़ेंगे मिसोमेरिक प्रभाव, मिसोमेरिक इफेक्ट, अंग्रेजी में मिसोमेरिक कहते हैं। या आप क्या बोलेंगे, मिसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव या अनुनाद, ये सब पढ़ेंगे। मिसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव या अनुनाद पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, अतिसंयुग्मित प्रभाव या अतिसंयुग्मन के नाम से ज्यादा जाना जाता है। आप जो है परमानेंट में क्या क्या पढ़ेंगे, स्थायी प्रभाव में क्या पढ़ेंगे, प्रेरणिक प्रभाव, और कौन सा भाई, मिसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद कह दो, मिसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद। और अगला क्या पढ़ेंगे, अतिसंयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन आगे पढ़ेंगे। इसके बाद अस्थायी में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव उन्हीं यौगिकों में दिखाई देता है जहां पे डबल बॉन्ड्स वगैरह क्या हो, विशेष जान लीजिए। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो है बहुबंध युक्त यौगिकों में दिखाई देता है, और वो भी किसकी उपस्थिति में, अभिकर्मक की उपस्थिति में। अगर अभिकर्मक नहीं होगा तो ये प्रभाव दिखाई नहीं देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही अभिकर्मक अगर रहेंगे तो ये प्रभाव दिखाई देगा, अगर अभिकर्मक नहीं रहेंगे तो ये प्रभाव दिखाई नहीं देगा। अभी आप इसको पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो यही होता है, इसको बोलते हैं अस्थायी, मतलब ये कुछ क्षणों के लिए आता है जब अभिकर्मक रहेगा। जैसे अभिकर्मक हटा ये प्रभाव खत्म। और ये जो है अभिकर्मक हो चाहे न हो लेकिन ये प्रभाव दिखाई देता ही है, ठीक है। तो अभी आप सबसे पहले ध्यान वही किया है ना, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग। एक ये अस्थायी प्रभाव में इलेक्ट्रोमेरिक पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक कब दिखाई देता है, पाई आबंध युक्त यौगिकों में। पाई आबंध का मतलब वही बहुबंध यार, पाई आबंध का मतलब बहुबंध युक्त यौगिकों में प्रभाव दिखाई देता है। इसकी उपस्थिति में, आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति, आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में ये प्रभाव दिखाई देता है। और अगर बात करें स्थायी में, स्थायी में क्या पढ़ेंगे, प्रेरणिक प्रभाव, मिसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव या अनुनाद। अगला क्या पढ़ेंगे, अतिसंयुग्मित प्रभाव या अतिसंयुग्मन। तो अगर सबसे पहले बात करें प्रेरणिक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। प्रेरणिक प्रभाव, देखो प्रेरणिक प्रभाव के बारे में जान लीजिए कि प्रेरणिक प्रभाव तभी दिखाई देता है जब सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स वगैरह में नहीं, डबल बॉन्ड्स वगैरह ट्रिपल बॉन्ड्स वगैरह में प्रेरणिक प्रभाव नहीं दिखाई देता है, सबसे पहली बात। और प्रेरणिक प्रभाव की कंडीशन क्या है कि दो तत्व ऐसे होने चाहिए या दो परमाणु ऐसे होने चाहिए जिनके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होना चाहिए। मतलब एक ज्यादा विद्युत ऋणी होना चाहिए और एक कम विद्युत ऋणी होना चाहिए। दो परमाणु ऐसे होने चाहिए या दो तत्व ऐसे होने चाहिए जिनके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब एक अधिक विद्युत ऋणी होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, कम विद्युत ऋणी, तब दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि दो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वहां ये प्रभाव दिखाई देगा, वहां ये प्रभाव दिखाई नहीं देगा। सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए और भी दोनों परमाणु क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अगर मान लीजिए एथेन है, एथेन में ये प्रभाव दिखाई नहीं देगा। एल्केन कह लीजिए, एल्केन में ये प्रभाव दिखाई नहीं देता है। एल्केनों में इंडक्टिव इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। अब इसमें होता क्या है, आप इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है वो समझे आप। जैसे मान ले कार्बन है और हेलोजन के बीच में बॉन्ड है, तो इन दोनों में क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है ना, दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़ा इसकी तरफ खींच जाते हैं, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, वो लेके भागता नहीं है,
उसकी तरफ थोड़ा सा ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। इससे क्या होता है, इस पर आता है थोड़ा सा निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव, इसको बोलते हैं पार्शियल निगेटिव चार्ज। और यहाँ क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ आता है पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इसको जानते हैं, इसको बोलते हैं द्विध्रुव। अगर पॉजिटिव निगेटिव पार्ट, देखो द्विध्रुव क्या होते हैं, अगर पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट एक दूसरे से कुछ दूरी पर व्यवस्थित होते हैं, इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है, द्विध्रुव। इसे आप बोलेंगे द्विध्रुव, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव पार्ट अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर स्थित होते हैं, इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। ये द्विध्रुव है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव निगेटिव उत्पन्न हुआ है, इसी प्रभाव को आप क्या बोलते हैं, प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा किसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर आकर्षित हो जाते हैं। उससे उस पर निगेटिव चार्ज आता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये मैं लिखा नहीं हूँ, समझना है दिमाग से। अगर जाएगा तो उसके भाई निगेटिव चार्ज आएगा, थोड़ा सा इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसी प्रभाव को आप क्या बोलते हैं, प्रेरणिक प्रभाव। तो यह यहाँ क्या उत्पन्न होता है, द्विध्रुव उत्पन्न होते हैं, डाइपोल। अंग्रेजी में बोलते हैं आप लोग क्या, डाइपोल। और यही जो इफेक्ट है, इसी को आप क्या बोलते हैं, आई इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव को आई से दिखाते हैं। जो प्रेरणिक प्रभाव नहीं, ये 3 कार्बन तक दिखाई देता है। जैसे मान लो एक कार्बन है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। ये जो कार्बन नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज इस पे आया है, तो ये क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है। क्यों खींचता है भाई, क्योंकि अब देखो ये दोनों कार्बन ही है, लेकिन इस कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये कार्बन इसकी तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणी हो जाता है। अगर कोई एक ही परमाणु हो, जैसे मान लो O और O प्लस हो, तो उस केस में O प्लस को क्या मानेंगे, ज्यादा विद्युत ऋणी। मैं आपको पढ़ा चुका हूं यार, O और O प्लस में कौन अधिक विद्युत ऋणी होता है, O प्लस, O की तुलना में। तो वही सेम हाल है कि C प्लस जो है, थोड़ा सा प्लस आया है, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो यहाँ प्लस आता है, वो आता है डेल डेल पॉजिटिव, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, डेल डेल। मतलब यहाँ जो प्लस की संख्या आएगा, वो यहाँ जितना प्लस आया है उसकी तुलना में कम रहेगा। क्यों कम रहेगा भाई, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा निगेटिव आएगा, ज्यादा पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे उतना ज्यादा खींच नहीं पाएगा। तो यहाँ ये डेल डेल प्लस का मतलब है और कम प्लस। जितना प्लस यहाँ है उसकी तुलना में यहाँ जो प्लस उत्पन्न होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। और इसके बाद यहाँ भी उत्पन्न होता है प्लस, यहाँ जो प्लस उत्पन्न होता है डेल 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 प्लस उत्पन्न होता है और ज्यादा कम। इसके बाद फिर प्लस उत्पन्न होना बंद हो जाता है, मतलब इसके बाद इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाता। कुल मिला के आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन यही खींच रहा है, चाहे इनसे चाहे इनसे चाहे इनसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। लेकिन इसके तरीके हैं ना भाई, कि ये इससे खींचेगा, फिर ये वाला इनसे खींचेगा, ये वाला इनसे खींचेगा, ऐसे होते हैं ये प्रभाव। ये बोलते हैं ना कि प्रेरणिक प्रभाव दिखाई देता जा रहा है। जो प्रेरणिक प्रभाव है वो दिखाई दे रहा है, कहां तक दिखाई दे रहा है, 3 कार्बन तक। उसके बाद यदि कार्बन होगा ना, तो उसमें प्रेरणिक प्रभाव होगा वो न के बराबर, नगण्य हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग, ये इस पे पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ और कम पॉजिटिव आएगा, डेल 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 प्लस, यहाँ पे डेल 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 और प्लस आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब मान लो कोई ऐसा ग्रुप हो जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे, तो वहां पे कार्बन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। निगेटिव आने पर कार्बन इलेक्ट्रॉन भेजेगा, कहां तक भेजेगा, रट लो 3 कार्बन तक। हाँ, तो यही बात है। अगर मान लें जैसे कोई कार्बन से ऐसा तत्व जुड़ जाए, मान लीजिए मैं ए मान ले रहा हूं, और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन की तुलना में क्या है, कम। ये मैं लिख रहा हूं ई एन, ई एन का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जो ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो कार्बन से क्या है, कम। मान लीजिए ए कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन क्या है, ज्यादा। या कॉपर धातु वगैरह कोई धातु मान लो, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस ये खींचेगा ना, कार्बन की तरफ आएगा, यहाँ आएगा निगेटिव चार्ज और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो यहाँ डेल डेल निगेटिव आएगा, और यहाँ क्या आएगा, डेल 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 निगेटिव चार्ज, ऐसा आएगा। यही बात है। बस ये जान लो
कि ये प्रभाव उत्पन्न होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से सिग्मा बॉन्ड में या सिग्मा बॉन्ड में, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस हो। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा ये प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो वही लिखा गया है, वही परिभाषा लिखा गया है कि इंडक्टिव इफेक्ट, इसको आई से दिखाते हैं। लिखा गया है कि सिग्मा बॉन्ड युक्त यौगिकों में दिखाई देता है, जहां सिग्मा बॉन्ड वगैरह हो। और इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का अधिक विद्युत ऋणी तत्व या परमाणु की ओर, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर या तत्व की ओर थोड़ा सा आंशिक रूप से और परमानेंट, हमेशा के लिए, ऐसा नहीं फिक्स हो चुका, मतलब ऐसा नहीं है कि अभिकर्मक आएगा तभी दिखाई देगा। जैसे मान लो, अच्छा देखो, जैसे आप मान लें कि कार्बन पे प्लस है, एक्स पे निगेटिव चार्ज है, ऐसा कुछ है ना भाई, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, एक्स पे निगेटिव चार्ज है। अगर कोई ऐसा ग्रुप आए जिसके पास निगेटिव चार्ज रहे तो वो आके यहाँ जुड़ जाएगा, ऐसे बॉन्ड बना लेगा और अभिक्रिया आगे बढ़ जाएगी। अरे मान लो कार्बन आयन है यार, निगेटिव चार्ज वाला मान लो, आएगा इस पॉजिटिव के पास जुड़ जाएगा, अभिक्रिया आगे बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि ये रहेगा तभी दिखाई देगा, अगर ये ना भी रहे तो भी ये इफेक्ट क्या है, दिखाई देगा, परमानेंट रहेगा, ये प्रभाव परमानेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि अभिकर्मक आएगा कोई तभी दिखाई देगा, नहीं। तो यही बताया जा रहा है कि ये जो है आंशिक एवं स्थायी रूप से स्थानांतरण बोल सकते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का अधिक विद्युत परमाणु की ओर, भाई आंशिक रूप से और स्थायी, परमानेंट है वो, स्थानांतरण जो होता है, इसी प्रभाव को आप क्या बोलते हैं, प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव में क्या होता है, एक द्विध्रुव उत्पन्न होता है, डाइपोल उत्पन्न होता है ना, एक डाइपोल उत्पन्न होता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो है दूरी पर आधारित होता है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, दूरी पर निर्भर होता है, दूरी बढ़ने के साथ ये प्रभाव कमजोर होता चला जाता है, ये थोड़ा याद रखना है। और 3 कार्बन के बाद नगण्य हो जाता है, 3 कार्बन के बाद क्या हो जाता है, नगण्य। वही लिखाई गई विशेषताएं, आगे यही सब बातें लिखाई गई हैं कि प्रेरणिक प्रभाव की विशेषताएं क्या। तो देखो प्रेरणिक प्रभाव की विशेषताएं क्या लिखा आपने, यह केवल सिग्मा बॉन्ड में विद्युत ऋणात्मकता में अंतर की वजह से उत्पन्न होता है, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होगा। समझ पा रहे हैं, सारी पॉइंट्स है इसके विषय में। अगला क्या है, यह केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉनों द्वारा संचालित होता है, जो सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है उनको सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उन्हीं के द्वारा यह संचालित होता है, उन्हीं के द्वारा प्रदर्शित होता है। अगला क्या है, यह दूरी पर निर्भर करता है और दूरी बढ़ने के साथ घटता चला जाता है, जैसे दूरी बढ़ेगी यह प्रभाव घटता चला जाएगा, चाहे इलेक्ट्रॉन भेजने वाला प्रभाव हो चाहे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन सा प्रभाव था, खींचने वाला था, इलेक्ट्रॉन खींच रहा था ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन सा प्रभाव है, भेजने वाला। तो चाहे इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रभाव हो चाहे इलेक्ट्रॉन भेजने वाला प्रभाव हो, ये भाई कहाँ दूरी बढ़ने के साथ में घटता चला जाता है और 3 कार्बन के बाद नगण्य हो जाता है, निग्लिजिबल हो जाता है, उसके बाद आपको फोकस नहीं करना है। अगला क्या है, जानते इस प्रभाव को इस प्रकार के तीर के निशान द्वारा दिखाते, इस प्रकार के तीर के निशान द्वारा, जानते ये द्विध्रुव का चिन्ह है यार, डाइपोल का चिन्ह है। जैसे मान लो, जैसे ए पे पॉजिटिव आ गया, बी पे आ गया निगेटिव आ गया, तो जानते हैं ये सब बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड बना था, मान लो ए पे पॉजिटिव बी पे निगेटिव आया, तो अगर एक कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऐसा मान लें यार, जैसे ए और बी के बीच बॉन्ड था ना, आप मान लें कि बी जो है ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऐसा मान लें, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींच जाएंगे, ये जानते रहिए कि इलेक्ट्रॉन खींच जाएंगे, इस पे आएगा क्या, थोड़ा सा निगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, ये तो परमानेंट हो जाएगा भाई। जैसे ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस दिखे, सिग्मा बॉन्ड हो, तुरंत ये चीजें आपके मन में आनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो जो खींचेगा उस पर निगेटिव चार्ज थोड़ा सा, और जो जहां से जाएगा इलेक्ट्रॉन जो देगा उस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। ये व्यवस्था द्विध्रुव है, डाइपोल है, इसको आप डाइपोल बोलते हैं, और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। जो प्रेरणिक प्रभाव है उसको आप ना किसी बॉन्ड में ऐसा एरो लगा देते हैं जिसकी दिशा क्या होती है, पॉजिटिव पार्ट से कहाँ होती है, निगेटिव पार्ट की ओर होती, इसी में से लगा देंगे, बस बॉन्ड में इसे दिखा देते हैं कि किधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अगर मान लो यही जो है, यही ये ए की तरफ आ रहा होता, ए पे निगेटिव चार्ज होता, बी पे पॉजिटिव चार्ज होता,
अगर ए पे निगेटिव चार्ज होता, बी पे पॉजिटिव चार्ज होता, तो ये वाला बॉन्ड ऐसा बना देते हैं, उसी बॉन्ड में ऐसा कर देते हैं व्यवस्था। इसको इस प्रकार के तीर के निशान द्वारा दिखाया जाता है, किसको, प्रेरणिक प्रभाव को। क्लियर हो पा रहे हैं आप, जिसकी दिशा कहां से कहां की तरफ होगी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगी। अगला क्या है, यह एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब जानते हैं, इसमें वेक्टर का जो योग पढ़ा है आपने, फिजिक्स में वेक्टर का ना, वेक्टर का योग पढ़ा है आपने, तो इसमें वेक्टर का योग होता है। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब इसमें क्या होता है, वेक्टर का योग। लेकिन आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना है, इसमें वेक्टर का योग होता है। अगला क्या है, इसमें आवेशों का क्या होता है, आवेश सेपरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव पार्ट और निगेटिव पार्ट क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं। इतनी विशेषताएं हैं इसमें। यह एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, इस प्रकार के तीर के निशान द्वारा दिखाते हैं। और क्या है, इसमें आवेशों का पृथक्करण हो जाता है या पृथक्करण हो जाता है, चार्ज सेपरेट हो जाते हैं। और नोट वाली पॉइंट क्या है, यह अध्रुवीय अणु, जैसे एल्केन्स जो होते हैं वो उसमें जो है ना, जैसे मान लो 2 कार्बन आ जाए, उसमें ना तो कोई पॉजिटिव होगा ना तो कोई क्या होगा, निगेटिव। प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जो है एल्केन्स जो है इस प्रभाव को दिखाते नहीं। एल्केन जो है इस प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते। इतना फटाफट छाप लीजिए। अच्छा देखिए ध्यान से, अभी आप क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे प्रेरणिक प्रभाव के प्रकार। जो इंडक्टिव इफेक्ट इसको आई से दिखाते हैं, कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का पढ़ते हैं आप, कौन सा, एक पढ़ते हैं प्लस आई प्रभाव और एक पढ़ते हैं माइनस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव कब उत्पन्न होता है, जब कोई समूह इलेक्ट्रॉन भेजता है, कोई परमाणु या समूह जो इलेक्ट्रॉन भेजता है, तो वहां कौन सा उत्पन्न होता है प्रभाव, प्लस आई प्रभाव। जब कोई परमाणु या समूह इलेक्ट्रॉन भेजता है तो वहां प्लस आई प्रभाव उत्पन्न होता है, और जब कोई परमाणु या समूह इलेक्ट्रॉन खींचता है तो वहां क्या उत्पन्न होता है, माइनस आई प्रभाव। और वे समूह, अभी माइनस आई के बारे में बाद में पढ़ाऊंगा, जब कोई समूह जो है प्लस कह सकते हैं प्लस आई प्रभाव को दिखाए, अर्थात इलेक्ट्रॉन को भेजे, तो ऐसे समूह को प्लस आई समूह कहा जाता है। जब समूह जो है इलेक्ट्रॉन को भेजता है तो उसे आप क्या बोलते हैं, प्लस आई समूह, और जब समूह इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, उसे क्या बोलते हैं, माइनस आई समूह। इसमें सिग्मा बॉन्ड में, ऐसा नहीं हर जगह बोल देंगे, सिग्मा बॉन्ड में अगर जो है कोई समूह इलेक्ट्रॉन भेजता है तो उसे प्लस आई समूह, खींचता है तो क्या बोलेंगे, माइनस आई समूह। तो एक प्लस आई प्रभाव पढ़ेंगे, एक माइनस आई प्रभाव पढ़ेंगे। प्लस आई प्रभाव को बोलते हैं धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, और माइनस आई को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। इतना बड़ा नहीं, शॉर्ट में चलें आप। प्लस आई प्रभाव, ठीक है। अब देखो प्लस आई प्रभाव क्या है, कि वे परमाणु या समूह जो इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, तो ऐसे समूहों को क्या कहा जाता है, प्लस आई समूह कहा जाता है। वे परमाणु या समूह जो इलेक्ट्रॉन भेजे, उन्हें क्या कहना है, प्लस आई समूह, और इस प्रभाव को क्या बोलेंगे, प्लस आई प्रभाव। अब आपको जानना है कि प्लस आई समूह होते कौन है। जो एल्किल समूह नहीं होते, एल्किल समूह जितना भी पढ़ा आपने, जो है मीथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, टर्शियरी ब्यूटिल, ये सब पढ़ा नहीं, पेंटिल वगैरह, वो सभी के सभी क्या होते हैं पता है, प्लस आई समूह। वो सभी क्या होते हैं, प्लस आई समूह। जो एल्किल समूह होते हैं वो प्लस आई समूह होते हैं सामान्य केस में, और उनके जो है उनका प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव का मतलब इलेक्ट्रॉन भेजने की जो क्षमता है, प्लस आई समूह मतलब इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, और इनके इलेक्ट्रॉन भेजने की जो क्षमता है, अर्थात प्लस आई प्रभाव जो है, वो कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ती चली जाती। एल्किल समूह क्या होते हैं, प्लस आई समूह होते हैं, और इनका जो प्लस आई प्रभाव है, कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ती चली जाती है। जैसे देखिए वही बोला कि सामान्य केस में एल्किल समूह प्लस आई समूह होते हैं, और कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ प्लस आई प्रभाव बढ़ता चला जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन भेजने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। ये आपका मेथिल है, ये एथिल है, ये नॉर्मल प्रोपिल है, नॉर्मल ब्यूटिल है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल है। तो इनमें देखिए कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ प्लस आई प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ये भेजेगा यहाँ, ब्यूटिल वाला। किसी को इलेक्ट्रॉन भेजना हुआ तो सबसे अधिक कौन भेजेगा, ब्यूटिल वाला। अगर ये बात कर लें
अगला नोट पॉइंट क्या है, अगर कार्बन की संख्या समान हो और डिग्री बढ़ती जाए, कार्बन की संख्या समान हो और डिग्री बढ़ती जाए तो प्लस आई प्रभाव बढ़ता चला जाता है। कार्बन की संख्या बढ़ने पर प्लस आई प्रभाव बढ़ता है, पहला बात, कार्बन की संख्या बढ़ने पर प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि अगर कार्बन की संख्या समान हो लेकिन डिग्री बढ़ती जाए तो डिग्री बढ़ने पर प्लस आई प्रभाव बढ़ता जाता है। जैसे देखो यहाँ 3 कार्बन है, ये जानते हैं, आपको यहीं से पता करना है कि इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए, ये जुड़ा होगा लंबी से, मतलब जिसके साथ भी जुड़ा होगा, इस कार्बन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन, ये आपका फर्स्ट डिग्री है, और इस कार्बन के साथ यहाँ 2 कार्बन, तो कौन सा होगा, सेकेंड डिग्री। ये फर्स्ट डिग्री एल्किल समूह है, ये कौन सा एल्किल समूह है, सेकेंड डिग्री। कार्बन की संख्या दोनों में समान है, तो प्लस आई प्रभाव कौन ज्यादा दिखाएगा, ये वाला आइसो ग्रुप वाला है। ये नॉर्मल प्रोपिल, आइसो प्रोपिल, अगर आपको नाम पता हो तो ये आपका क्या है, नॉर्मल प्रोपिल है, ये क्या है, आइसो प्रोपिल। ठीक है, तो ये जो है इसमें जो है ये प्लस आई प्रभाव को ज्यादा दिखाएगा। अगला एक और एग्जांपल लिया गया, यहाँ देखिए, यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन, ये आपका फर्स्ट डिग्री है, ये क्या है आपका सेकेंड डिग्री है, और ये क्या है, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, कार्बन की संख्या समान है लेकिन डिग्री बढ़ती जा रही है, तो यहाँ भी प्लस आई प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, प्लस आई प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? इसका नाम होगा, जानते हैं क्या, इसका नाम होगा नॉर्मल ब्यूटिल। नॉर्मल ब्यूटिल इसका नाम होता है, जानते हैं क्या, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल। एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन है, एक ट्रिक मैंने बताया था आपको, एक तरफ एक कार्बन है, एक तरफ 2 कार्बन है, आपका क्या होगा, ये होगा सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल। और ये आपका टर्शियरी ब्यूटिल है, टर्शियरी ब्यूटिल, थोड़ा सा ये भी जानते थे आप। और देखो अगला क्या है, सामान्य केस में एल्किल जो इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, लेकिन अगर एल्किल समूह धातु के साथ लगा हो तो उस केस में एल्किल समूह को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, अर्थात वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, माइनस आई की भांति, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो माइनस आई समूह। समझ पा रहे हैं? सामान्य केस में तो इलेक्ट्रॉन भेज भी करता है, बस एक जगह ऐसा है कि जब ये धातु से लगा होता है तो उस केस में इसको इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है, धातु का काम है इलेक्ट्रॉन देना। तो वही लिखाया गया है कि एल्किल समूह अगर किसी धातु से जुड़ा हो तो उस केस में वो किसकी भांति व्यवहार करता है, माइनस आई समूह की भांति व्यवहार करता है, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। तो यहाँ ये कौन सा काम कर रहा है, दोनों स्थानों पर माइनस आई समूह का काम कर रहा है। ये बड़े आपको बहुत कम मिलेंगे। तो जितने भी कार्बधात्विक यौगिक होते हैं, कार्बधात्विक यौगिक होते हैं, वहां पे एल्किल समूह किसकी भांति कार्य करता है, माइनस आई समूह की भांति, माइनस आई समूह की भांति कार्य करता है। इसके बाद अगला क्या है, अभी आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन खींचेगा, भाई ऑक्सीजन बहुत ज्यादा वितरणी होता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या होते हैं, बहुत अधिक वितरणी तत्व है, ये इलेक्ट्रॉन खींच भी करेगा। लेकिन अगर इस पर निगेटिव चार्ज आ जाए, निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो काफी ज्यादा हो चुका है, इलेक्ट्रॉन काफी अधिक हो चुके हैं। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो काफी अधिक हो चुका है, अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं। अगर ऑक्सीजन होगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन अगर इस पर निगेटिव चार्ज आ जाए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज्यादा हो चुका है, अब ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, भेजेगा, बल्कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। तो यही लिखवाया गया कि अगर किसी जो है समूह पर या परमाणु पर ऋणावेश उपस्थित हो जाए तो विद्युत ऋणात्मकता को ध्यान नहीं रखना है, वही लिखा है, तो विद्युत ऋणात्मकता से हटकर वह किसकी भांति कार्य करता है, प्लस आई समूह की भांति का, माइनस आई नहीं, इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, वो इलेक्ट्रॉन भेजेगा। विद्युत ऋणात्मकता को छोड़ दीजिए आप, उसको ध्यान नहीं रखना है, उससे हटकर ये कौन सा काम करता है, इलेक्ट्रॉन भेजने का। तो यहाँ आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं देखना है, ऑक्सीजन की निगेटिव चार्ज आने पर नहीं देखना है, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भेजेगा। ठीक है, ऐसा ये भी है, COO माइनस, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट ऋणायन, इसका नाम है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, अगर COH होगा, ध्यान दें आप लोग, COH है तभी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन अगर COO पे निगेटिव आ जाए उस केस में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को भेजेगा,
प्लस आई समूह की भांति कार्य करेगा, कार्बोक्सिलेट रेडायन। ठीक है, इसको फटाफट लेके आए। देखो ध्यान से, अभी आपने क्या पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा है प्लस आई प्रभाव के बारे में ना, कि प्लस आई प्रभाव क्या होता है, कि इस प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों को, मतलब कि वे परमाणु या समूह जो है, जो इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भेजते हैं, तो ऐसे समूहों को या ऐसे परमाणुओं को प्लस आई समूह कहा जाता है, और इस प्रभाव को आप प्लस आई प्रभाव कहते हैं। प्लस आई प्रभाव के लिए आपको लिखाया गया है कि जो एल्किल समूह होते हैं, एल्किल समूह सामान्यतः क्या होते हैं, प्लस आई प्रभाव को दिखाते हैं। एल्किल समूह सामान्यतः प्लस आई प्रभाव को दिखाते हैं, और उनकी जो है प्लस आई कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन भेजने की क्षमता, या प्लस आई प्रभाव जो होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ता है, और यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या समान रहे, डिग्री बढ़ती जाए, तो भी बढ़ता है। आपने एक पॉइंट ये लिखा था कि अगर एल्किल समूह धातुओं के साथ लगा हो, तो उस केस में ये माइनस आई समूह का काम करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है धातुओं से। ठीक है, और आपको ये लिखवाया गया ना कि अगर किसी परमाणु या समूह पे निगेटिव चार्ज आ जाए, माइनस आ जाए, भले से ही वो हो विद्युत ऋणात्मक, लेकिन वो किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन भेजने का काम करेगा, अर्थात प्लस आई समूह का काम करेगा। अगर किसी परमाणु या समूह पर निगेटिव चार्ज हो, तो भले से ही उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, लेकिन फिर भी वो किसका काम करेगा, प्लस आई समूह का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन भेजने का काम करेगा। यहाँ देखो ध्यान से, यही लिखवाया गया है ना आपको। देखो कुछ ऐसे स्पीसीज दिखाए गए हैं जो प्लस आई समूह को प्रभाव को दिखाते हैं, और उनमें प्लस आई प्रभाव का घटता हुआ क्रम दिखाया गया, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा, कौन कम इलेक्ट्रॉन भेजेगा। तो मान लो देखो CH2 पे माइनस, NH पे माइनस, O पे माइनस, COO पे माइनस हो, तो इसमें देखेंगे क्या आप, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन भेजने का प्रभाव है CH2 माइनस में होगा, फिर NH माइनस में होगा, फिर O माइनस में होगा, फिर COO माइनस में होगा। इसके बाद कौन होगा, थर्ड डिग्री एल्किल समूह, एल्किल समूह भेजते ना इलेक्ट्रॉन, थर्ड डिग्री एल्किल समूह। उसके बाद कौन होगा, सेकेंड डिग्री एल्किल समूह, उसके बाद फर्स्ट डिग्री एल्किल समूह, उसके बाद मेथिल, इसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन न के बराबर प्लस आई प्रभाव को दिखाता है, न के बराबर, नेग्लिजिबल मानिए आप लोग, बहुत कम दिखाता है। ठीक है, इसके बाद देखो, थोड़ा याद रखेंगे आप, देखते रहो, याद रह जाएगा। बस तुम याद रखो, बस याद रखो कि फर्स्ट डिग्री एल्किल समूह, सेकेंड डिग्री एल्किल समूह और थर्ड डिग्री एल्किल समूह में कौन ज्यादा प्लस आई प्रभाव को दिखाता है, थर्ड डिग्री, उसके बाद सेकेंड डिग्री, उसके बाद फर्स्ट डिग्री। ठीक है, उसके बाद मान लो निगेटिव चार्ज वाली बात आ जाए, तो जैसे CH2 पे माइनस हो, NH पे माइनस हो, O पे माइनस हो, COO पे माइनस हो, इनका क्रम याद रखें थोड़ा सा, और क्वेश्चन सॉल्व करने पर इनके क्रम याद हो जाएंगे। जब आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इनके क्रम का यूज करेंगे और क्रम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो एक थोड़ा सा बताया गया कि समस्थानिक यदि हो, समस्थानिक क्या होते हैं, कि यह परमाणु क्रमांक समान होगा, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो समस्थानिकों का अगर प्लस आई प्रभाव देखें, इलेक्ट्रॉन भेजने का वाला जो प्रभाव देखें, वो जो है इनके द्रव्यमान के बढ़ने के साथ बढ़ता है। समस्थानिकों का प्लस आई प्रभाव द्रव्यमान बढ़ने के साथ क्या होता है, बढ़ता है। जैसे मान लो अगर आपको दिया जाए हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम दिया जाए, ड्यूटीरियम दिया जाए, हाइड्रोजन, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन भेजने का प्रभाव हाइड्रोजन का होगा, उससे अधिक ड्यूटीरियम का होगा, और उससे अधिक क्या होगा, ट्राइटियम का होगा, क्योंकि द्रव्यमान ज्यादा होता है ट्राइटियम। वैसे ही मान लो कार्बन 12 हो, कार्बन 14 हो, तो कार्बन 14 का प्लस आई प्रभाव ज्यादा होगा, और कार्बन 12 का क्या होगा, कम। ये थोड़ी सी जानते रहो बस आप, समस्थानिक वाली बातें। और इसके बाद अगला क्या पढ़ेंगे आप, कितना पढ़ना है प्लस आई प्रभाव में। इसके बाद आप पढ़ेंगे माइनस आई प्रभाव। माइनस आई प्रभाव क्या है, वे परमाणु या समूह जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, तो ऐसे समूहों को क्या कहेंगे आप, माइनस आई समूह कहेंगे, और इस प्रभाव को क्या कहा जाएगा, माइनस आई प्रभाव। वे परमाणु या समूह जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, तो ऐसे समूहों को आप क्या बोलेंगे, माइनस आई समूह, और इस प्रभाव को क्या बोलेंगे, माइनस आई प्रभाव। कार्बन भी माइनस आई समूह की भांति कार्य करता है, कब, जब धातु के साथ लगा हो। बाकी वैसे तो इलेक्ट्रॉन भेजता है, मीथिल, एथिल, ये सब का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भेजना। अगर ये धातु के साथ लगे होंगे तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। जैसे कार्बन और क्लोरीन हो तो उसके इसमें कार्बन इलेक्ट्रॉन भेजेगा,
मेथिल एथिल ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, प्लस आई समूह का काम करेंगे। अच्छा देखो अगली बात करें, कुछ माइनस आई समूह दिखाए गए हैं, माइनस आई समूह क्रम के अनुसार कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। माइनस आई समूह का मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और उनका घटता हुआ क्रम दिखाया गया। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने का जो प्रभाव होता है वो NF3 का होता है। NF3+, 4 बॉन्ड बना लिया है, एक बॉन्ड उधर बनाएगा जिसके साथ जुड़ेगा 3F है, तो जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे ज्यादा NF3 का होता है, क्योंकि 3F लगे हुए, बड़े खतरनाक इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो सबसे ज्यादा NF3 का होता है। उसके बाद NR3 का होता है, इसके बाद SR2 सल्फर 3 बॉन्ड बनाया है ना, सामान्य केस में 2 ही बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाया तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो SR2+, इसके बाद आपका NH3+, इसके बाद NO2। थोड़ा इसको आप 1-2 बार प्रश्न चालू करेंगे, याद होगा। सबसे अधिक किसका होता है, NH3+ का, उसके बाद NR3+ का, उसके बाद SR2+, NH3+, NO2, फिर SO3H सल्फोनिक अम्ल समूह है। कौन सा समूह है, सल्फोनिक अम्ल समूह, SO3H। इसके बाद CN है, CHO है, उसके बाद कौन है, COH, CHO फिर COH है, फिर कौन है, F है, फिर Cl है, फिर Br है, फिर आयोडीन है ना, FClBrI, ठीक है। इसके बाद एल्कोक्सी है, एल्कोहल है, Ca एल्काइन है, एल्कोक्सी जानते हैं ना, वो ईथर वाले, एल्कोक्सी है, एल्कोहल है, फिर कौन है, एल्काइन है, एमीन है, फिर आपका क्या है, फेनिल समूह। कौन सा समूह है, फेनिल बोलेंगे आप, ये फेनिल समूह है। इसके बाद कौन है आपका, डबल बॉन्ड्स आ जाए, मान लो ऐसा कुछ आ जाए, CH डबल बॉन्ड CH2, ये समूह भी इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा। एक उससे जुड़ा होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन देगा या खींचेगा तो खींचने का काम करेगा, और ये क्या है, ये अच्छे है, सबसे कम, इसका न के बराबर प्रभाव होता है। इलेक्ट्रॉन खींचना हो चाहे इलेक्ट्रॉन भेजना हो, इसका प्रभाव क्या होता है, नगण्य होता है, इसका प्रभाव नगण्य मानते हैं। लेकिन मान लो अगर हाइड्रोजन आ जाए, ड्यूटेरियम ट्राइटियम तीनों आ जाए, इलेक्ट्रॉन भेजने वाली बात करें, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ट्राइटियम, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा ज्यादा भेज देगा, तो ट्राइटियम ज्यादा भेजेगा, ट्राइटियम प्लस आई प्रभाव ज्यादा दिखाएगा, उससे कम ड्यूटेरियम दिखाएगा और सबसे कम हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद देखो एक नोट पॉइंट लिखाया गया है, यदि देखो परमाणुओं पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज, धातु वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्षार धातु वगैरह इस सब की बात नहीं करनी, यदि परमाणुओं पर जो है या समूहों पर धनावेश आ जाए तो उस केस में वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, अब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, खींचेंगे, ठीक है। और इनका क्रम भी याद रखें आप, ये ध्यान दो यार, इनके क्रम को भी याद रखें। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन जो खींचेगा वो कौन करता है, O+। देखो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेकिन उससे भी खतरनाक कौन होता है, O+। नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन खींचता ही है भाई, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है इसकी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन ये सब इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। लेकिन अगर O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बड़ी सबसे खतरनाक हो जाएगी, किससे, O से भी खतरनाक हो जाएगी, O से भी खतरनाक हो जाएगी, ठीक है। अगर N पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता किससे, N से भी खतरनाक हो जाएगी। और एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ध्यान दिया, ये जो एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर दिया गया है, इलेक्ट्रॉन खींचने का जो क्रम है, अगर N+ हो और O है, N और O में तो O ज्यादा खींचेगा, लेकिन अगर N+ और O हो तो उस केस में कौन अधिक खींचेगा, N+। थोड़ा सा ये याद रखें आप, क्रम को याद रखना है। ये क्रम से लिखा गया कि सबसे अधिक O+, उसके बाद N+, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। इसके बाद अगला क्या है, अगर कोई परमाणु है उसमें यस कैरेक्टर्स बढ़ रहे हैं, यस का लक्षण बढ़ता जा रहा है, तो यस का लक्षण बढ़ने पर भी उसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। मैं आपको बताया हूं यार इसके बारे में, अगर किसी परमाणु में यस का लक्षण बढ़ रहा है, यस कैरेक्टर्स, परमाणु वही है, परमाणु बदल नहीं रहा है, परमाणु वही है, बस उसमें यस के कैरेक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो यस का लक्षण बढ़ने पर उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। जैसे मान लो यहाँ दिया गया है ना, देखो ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तीनों में है, अगर आप कार्बन को ना देखना है, कार्बन में तो सभी, यहाँ भी sp3 है, कार्बन को ना देखें आप, नाइट्रोजन को देखो, किसको देखें आप, नाइट्रोजन को। तो मान लो देखो यहाँ कार्बन नाइट्रोजन में तो इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन ज्यादा होगा, कार्बन ही होगा, कार्बन नहीं, नाइट्रोजन ही होगा, उसी को देखें आप, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव उसी को फोकस करो। तो यहाँ देखो नाइट्रोजन sp3 है ना, sp3, और यहाँ पे sp2 है, और यहाँ पे sp है।
अब इन तीनों में देखिए यस का कैरेक्टर्स किस में ज्यादा है? देखो इस यहाँ जो यस है 50-50 है, 50% यस कैरेक्टर है और 50% क्या है? पी कैरेक्टर है। पी का लक्षण है ना, यहाँ यस और पी क्या है? 50-50 है। यस और पी क्या है? 50-50, 50% यस है और 50% क्या है? पी है। अब यस पी टू में देखना है, अगर आपको यस का निकालना है कैरेक्टर्स ना यस का, तो क्या करेंगे पता है? यस का 1 है और पूरे कितने कक्षक? 3 है ना, ऐसे निकाल लो। यस 1 है और पूरे कितने कक्षक? 3 है ना, और इंटू 100 कर दीजिए, इसके हिसाब से निकाल लो जितना परसेंट आ जाए, तो कितना आएगा? हाँ 33.33 आएगा। तो वहाँ जो है यस का कैरेक्टर्स होगा 33.33, यहाँ निकालना है तो हाँ 25% आ जाएगा। भाई यस 1 है और टोटल 4 है, इंटू 100 कर देंगे आप, तो क्या निकालेंगे आप? 25%। तो यस का कैरेक्टर्स किस में ज्यादा है? उसमें ज्यादा ना, 50 वाले में। किस में ज्यादा होगा? 50, और उससे कम इसमें होगा 33% और सबसे कम 25% है। तो जो एसपी का नाइट्रोजन होगा, एसपी का नाइट्रोजन वो ज्यादा ही विद्युत ऋणी होगा, क्योंकि इसमें यस का कैरेक्टर ज्यादा है, और sp2 का उससे कम, और sp3 का सबसे कम। वही सेम हाल देखो, वही सेम हाल कार्बन के साथ भी हो सकता है। अगर कभी कार्बन कार्बन ही हो, कार्बन कभी sp हो और कभी sp2 हो और कभी sp3 हो, अगर उसमें कि देखना हो कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, तो जो कार्बन sp होगा वो अधिक विद्युत ऋणी होगा, जो कार्बन sp होगा वो अधिक विद्युत ऋणी होगा, और जो कार्बन sp2 होगा उससे कम होगा, और जो कार्बन sp3 होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि उसमें यस का कैरेक्टर्स घटता, यस के लक्षण घटते जा रहे हैं ना। ठीक है, ये पढ़ लें आप, इतना लिखें आप लोग। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा प्रेरणिक प्रभाव के उपयोग, अनुप्रयोग कह सकते हैं। प्रेरणिक प्रभाव के कौन कौन से अनुप्रयोग है, कहाँ कहाँ प्रेरणिक प्रभाव की सहायता से किन किन की व्याख्या कर पाएंगे आप। मान लीजिए ऐसा पूछा जाए कि जो प्रेरणिक प्रभाव होगा ना, उसकी सहायता से आप कार्बधनायन के स्थायित्व की व्याख्या कर सकते हैं, मुक्त मूलकों के स्थायित्व की व्याख्या कर सकते हैं, कार्बोरेडायनों के स्थायित्व की व्याख्या कर सकते हैं। क्या क्या करेंगे आप? प्रेरणिक प्रभाव के क्या क्या उपयोग आप पढ़ेंगे, अनुप्रयोग क्या क्या पढ़ेंगे आप? कार्बोधनायनों की स्थायित्व की व्याख्या करने में, कार्बोरेडायनों के स्थायित्व की व्याख्या करने में, मुक्त मूलकों के स्थायित्व की व्याख्या करने में, और पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल जो अम्लीय होते हैं ना, उनकी अम्लता के निर्धारण में कि कौन ज्यादा अम्लीय होगा कौन कम अम्लीय होगा। और जो एल्कोहल नहीं, एल्कोहल देखो, एल्कोहल में OH बॉन्ड होता है ना, OH बॉन्ड, कार्बोक्सिलिक अम्लों में भी OH बॉन्ड होता है। तो जब OH बॉन्ड पाया जाए तो उस केस में आप जो है अम्लता का निर्धारण कर सकते हैं। OH बॉन्ड पाया जाएगा तो उस केस में आप किसको पता कर सकते हैं? अम्लता का निर्धारण कर सकते हैं जब OH बॉन्ड पाया जाए। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में OH बॉन्ड है, फिनाल एल्कोहल में OH बॉन्ड है, फिनॉल में भी OH बॉन्ड है। तो यहाँ जो है आप क्या कर सकते हैं, इनका अम्लता पता करेंगे, क्योंकि OH बॉन्ड O निकल जाए, OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो H+ निकलेगा। तो यहाँ आप क्या पता कर सकते हैं? अम्लता का निर्धारण कर सकते हैं, कौन ज्यादा अम्लीय होगा कौन कम अम्लीय होगा। समझ पा रहे हैं आप? इसके बाद आप पढ़ेंगे थोड़ा सा, मतलब अगर मान लो अमोनिया वगैरह हो, तो अमोनिया वगैरह में यहाँ OH बॉन्ड नहीं है ना, यहाँ OH बॉन्ड नहीं है, ये क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि लोन पेयर पाया जाता है। एल्कोहल में भी लोन पेयर है, एल्कोहल में भी लोन पेयर है, लेकिन वहाँ OH बॉन्ड भी होता है, OH बॉन्ड होता है। तो OH बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से एल्कोहलों के अम्लीय लक्षण की जांच करना है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्लीय लक्षण की जांच करना है, लेकिन एमीन वगैरह, अमोनिया वगैरह, इन सब का क्या देखना है? क्षारीय लक्षण। पढ़ेंगे बाद में आप, ठीक है। इसको फटाफट लिखो। अच्छा देखो ध्यान से, हेडिंग क्या है? प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग। तो प्रेरणिक प्रभाव के कई अनुप्रयोग मैं बताया आपको, प्रेरणिक प्रभाव के अनेक अनुप्रयोग हैं। सबसे पहला अनुप्रयोग क्या है? सबसे पहला अनुप्रयोग है कार्बोधनायन की स्थायित्व की व्याख्या करने, कि आप प्रेरणिक प्रभाव की सहायता से कार्बोधनायनों के स्थायित्व की व्याख्या कर सकते हैं। कार्बोधनायन क्या है? जब कार्बन पे क्या रहे? प्लस, पॉजिटिव चार्ज हो, जब कार्बन पे धनावेश हो तो उसे कह देते हैं कार्बोधनायन। देखो कार्बोधनायन के बारे में क्या क्या बातें कही कि कार्बोधनायन क्या होता है? अभिक्रिया मध्यवर्ती होता है, जानते हैं आप। इसका जीवन काल सूक्ष्म होता है ना भाई, मैं बताया हूँ अभिक्रिया मध्यवर्ती के बारे में। यह अभिक्रिया मध्यवर्ती होता है, इसका जीवन काल सूक्ष्म होता है, और यह अत्यंत अस्थायी होता है। और क्या है? इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं? कार्बोधनायन में देख लो, इसे मान लो कार्बोधनायन है, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने? 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं।
3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और जो है लोन पेयर 0 होता है। कोई भी बना लीजिए कार्बन है, जैसे मान लो CH3 प्लस ही हो जाए तुम्हारा, इसमें क्या पाएंगे, सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर 0 है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन कुल मिला के हैं भाई। प्लस का मतलब एक निकाल दिया इसमें, बाहरी कोष में कार्बन के 4 होते, एक निकाल दिया है, 3 ही बचे हैं, और तीनों बॉन्ड बनाए हैं, तो बॉन्ड बनाने के बाद हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब पेयर्ड जोड़े में होंगे, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0। संकड़ कौन सा होगा, sp2, और अगर sp2 संकड़ हुआ, 3 सिग्मा बॉन्ड रहे, तो आकृति क्या होगी, त्रिकोणीय समतली, त्रिकोणीय समतली ट्राइगोनल प्लेनर। बंधकोण 120 अंश होता है, यहाँ बंधकोण, लेकिन बंधकोण ना लिखिए आप। अब देखो, जैसे जहां प्लस है, जिस कार्बन पे प्लस है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, भाई जिस कार्बन पे प्लस है उस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब गिन लो ना, 3 का 6 हो जाएगा। इसके बाद यह इलेक्ट्रॉन न्यून होता है ना, कार्बन धनायन में इलेक्ट्रॉन की कमी है यार, यह इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होता है। लिख सकते हैं आप लोग पूरा, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज, यहाँ आगे बढ़ा सकते हैं, स्पीसीज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, और इसको जोड़े में इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं, 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर जोड़े में इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, इलेक्ट्रॉन न्यून है और इसको जोड़े में इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही भी होगा। इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है और इलेक्ट्रॉन स्नेही भी है। और इसके बाद बात करें, अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। अगर कोई ऐसा समूह हो जो इलेक्ट्रॉन भेजेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रॉन भेजने वाले ग्रुप अगर हो तो उस केस में इसका स्थायित्व बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भेजने वाले ग्रुप्स हों, इसके आसपास लगे हों, प्लस आई समूह लगे हों, तो उनकी संख्या बढ़ने पर इसका स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। प्लस आई समूह का प्रभाव बढ़ेगा, ये लिखा नहीं, प्लस आई समूह की उपस्थिति में इसका जो है स्थायित्व बढ़ता है। अगर माइनस आई समूह हो जाए, ऑलरेडी यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर कोई ऐसा ग्रुप हो जो और इलेक्ट्रॉन खींचे, तो इसका स्थायित्व कम होगा। इलेक्ट्रॉन भेजने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन भेजने वाले समूहों की उपस्थिति में इसका स्थायित्व बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूहों की उपस्थिति में इसका स्थायित्व क्या होगा, कम। समझ पा रहे हैं ना, कमी है, कोई पूरा इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो प्लस कम होगा, इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो प्लस कम होगा, और यही भाई अगर प्लस कम होता है, पॉजिटिव चार्ज कम होता है, तो स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये देखो कार्बन धनायन की संरचना है। जो कार्बन धनायन की संरचना होती है ना, ये इसी टाइप का बनाएंगे ना, त्रिकोणीय समतली ऐसे ही बनती है, त्रिकोणीय समतली होती है। और आपको बता दिया जाए, जो कार्बन होता है जब संकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है ना, कार्बन जब संकरण की प्रक्रिया में भाग लेगा, जानते हैं sp2 है ना, तो आप कार्बन में दिखाओ 1s, मतलब वही होगा ना, 2s2 होगा और 2p1 होगा ना। क्यों, क्योंकि C प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, अरे यार 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होता है कार्बन का नॉर्मली, लेकिन C प्लस का क्या होगा, 2s2, अरे 2p कितना होगा, 1s2, 2s2, 2p नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन है ना यार, कार्बन का नॉर्मली 6 होता है, 5 ही है। अब इसका एक यस कक्षक और कितना, 2 पी कक्षक संकरण की प्रक्रिया में भाग लेंगे। ये अभी ये ग्राउंड है, कौन सा स्टेज है, ग्राउंड, अभी एक्साइटेड होगा, ये ग्राउंड स्टेज है आपका, अभी एक्साइटेड होगा, तो एक्साइटेड क्या होगा, 2s1 हो जाएगा 2p2, और एक पी, यही होगा ना, 2s1 2p2। अब देखो यहाँ पे जो है एक यस, अब पी कक्षक तो 3 होंगे, लेकिन 2 ही में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, एक पी कक्षक खाली रहेगा कि नहीं, जिसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं। अरे यार एक यस कक्षक 2 पी कक्षक संकरण की प्रक्रिया में भाग लेंगे, आकृति कौन सा बनेगा, त्रिकोणीय समतल इस टाइप का बनेगा, ऐसे इस टाइप का बनेगा। और इसमें एक पी कक्षक, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है कि नहीं, तो वही पी कक्षक यहाँ बनाया गया, ये पी कक्षक है, डंबलाकार आकृति होती है यार, त्रिकोणीय समतली बनाया गया, और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, और इसका जो पी कक्षक जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, रिक्त पी कक्षक है, इसको ऐसा बनाया गया। आप चाहे त्रिकोणीय समतल इस टाइप की बना सकते हैं, सेम आकृति को ऐसे बना सकते हो कि नहीं, और वहां वही एक पी कक्षक ये दिखाया गया। अब इसी में इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ, ये इसी पी कक्षक में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ये जो रिक्त पी कक्षक है उसी में क्या ग्रहण करेगा, ये इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं आप, ये त्रिकोणीय समतलीय आकृति है और ये रिक्त पी कक्षक है,
इसको लिख दिया जा रहा है, ये क्या है, रिक्त पी कक्षक, और ये संकरण की प्रक्रिया भाग नहीं लिए भाई, रिक्त पी कक्षक है, समझ पा रहा है। तो वही इसके स्ट्रक्चर से बना हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे आप इसको। इसके बाद अगला क्या है, कार्बधनान की स्थायित्व बतानी है कि कौन सा कार्बधनान ज्यादा स्थायी होगा, कौन सा कार्बधनान कम स्थायी होगा। आपको ये क्वेश्चन दिया गया और एक ही क्वेश्चन दिया गया, एक ये प्रश्न दिया गया और एक ये प्रश्न दिया गया। तो अगर इसमें देखो, अगर इसमें स्थायित्व की जांच करनी है तो आपको पता होना चाहिए मीथिल, मीथिल कौन सा ग्रुप है, एल्किल समूह है ना, प्लस आई समूह, मीथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल, प्रोपिल, ये सब कौन से ग्रुप हैं, प्लस आई समूह। तो यहाँ देखो, जैसे ये प्लस आई समूह है, ये प्लस आई समूह है, ये भी प्लस आई समूह है, कितने प्लस आई समूह है, 3 है कि नहीं, ये प्लस आई समूह है, ये भी प्लस आई समूह है, यहाँ भी प्लस आई समूह है। और जानते हैं ये कौन सा कार्बधनान है, जिस कार्बन पे प्लस है उस कार्बन के साथ में डायरेक्टली 3 कार्बन लगे हुए हैं, इसको थर्ड डिग्री कार्बधनान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थर्ड डिग्री। मैं देखो कार्बधनान को शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, ये कार्बधनान है ना, इसका C+ को ना कार्बधनान कहा जाता है, ये आपका कार्बधनान है, कार्बधनान। तो देखो मैं शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ, थर्ड डिग्री C+, ये तृतीय कार्बधनान है, इसके पास कितने प्लस आई समूह है, 3, समझ पा रहा है। और ये देखो यहाँ पे 2 प्लस आई समूह है, और ये कौन सा कार्बधनान है, सेकेंड डिग्री कार्बधनान, जिस कार्बन पे प्लस है उसके साथ में 2 कार्बन लगे हुए हैं। और ये कौन सा है पता है, ये फर्स्ट डिग्री कार्बधनान है। क्या बोलेंगे, ये प्लस आई समूह 1 है और ये क्या होगा, फर्स्ट डिग्री C+। और यहाँ पे एक भी ऐसा ग्रुप नहीं, ये कार्बधनान है कि नहीं, इस कार्बन पे प्लस है और इसके पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं जो इलेक्ट्रॉन भेजे, H है ना, H का उतना कोई खास योगदान नहीं होता इलेक्ट्रॉन भेजने में, समझ पा रहे हैं आप लोग। जैसे ये कार्बधनान है, इस कार्बन प्लस है, इसके साथ में कोई प्लस आई समूह नहीं लगा हुआ है। तो देखो यही लिखा गया ना कि प्लस आई समूहों की संख्या बढ़ने पर स्थायित्व बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा प्लस आई समूह थर्ड डिग्री के पास है, उसके बाद सेकेंड डिग्री के पास है, उसके बाद क्या है, फर्स्ट डिग्री के पास है, और सबसे कम किसके हैं, ये सबसे कम मेथिल का, इसका नाम होता है मेथिल कार्बधनान, इसका नाम एथिल कार्बधनान, ऐसा नाम भी होता है, मेथिल कार्बधनान, एथिल कार्बधनान, इसका नाम होता है आइसोप्रोपिल कार्बधनान, आइसोप्रोपिल कार्बधनान, ये टर्शियरी ब्यूटिल कार्बधनान, इसके नाम हो जाते हैं। मेथिल इसका नाम होगा मेथिल कार्बधनान, बाकी सबका नाम लिख लेंगे आप लोग ना, मेथिल कार्बधनान, एथिल कार्बधनान, ये फर्स्ट डिग्री होता है। ये आपका आइसोप्रोपिल है, सेकेंड डिग्री कार्बधनान, ये क्या है आपका टर्शियरी ब्यूटिल है। तो इसमें सबसे अधिक स्थायी क्या मानेंगे आप, सबसे अधिक थर्ड डिग्री होगा, उसके बाद सेकेंड डिग्री होगा, उसके बाद फर्स्ट डिग्री होगा, और सबसे कम कौन होगा, CH3+। सबसे कम वही मेथिल होगा ना यार, सबसे अधिक थर्ड डिग्री वाला होगा, उसके बाद सेकेंड डिग्री वाला होगा, इसके बाद फर्स्ट डिग्री वाला, इसके बाद क्या होगा, मेथिल। तो कार्बधनान का टिकट लो, कौन सा, वही होगा थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री। अगर आप अच्छे देखो यहाँ ये कौन सा कार्बधनान है, फर्स्ट डिग्री है कि सेकेंड डिग्री, किस कार्बन में प्लस है, ऊपर का ये कार्बन ही बता देना, यहाँ कार्बन है, इसके नीचे ये कार्बन है, फर्स्ट डिग्री है। अरे यार जिस कार्बन में प्लस है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है यार, ये कार्बन था तुम्हारा, ये फर्स्ट डिग्री कार्बधनान है। अब देखो ये कार्बन देखो, इस पे प्लस है ना, ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन, डायरेक्ट देखना, डायरेक्टली उसके साथ कितने वो नहीं देखना है, ये कार्बन प्लस है, इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ये फर्स्ट डिग्री कार्बधनान है। और ये कौन सा है, सेकेंड डिग्री कार्बधनान है। और यहाँ क्या होगा, देखो एक कार्बन इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर, कितने, थर्ड डिग्री कार्बधनान। तो स्थायित्व क्या लिखेंगे, ये स्थायित्व क्रम था, इसको आप लिख लेंगे, स्थायित्व का क्रम यही है, पहले का स्थायित्व था ना, स्थायित्व का घटता क्रम, स्थायित्व का घटता क्रम किसका भाई, कार्बधनान का, तो कार्बधनान है ही। इसमें क्या देखेंगे आप भाई, सबसे अधिक थर्ड डिग्री होगा, उसके बाद सेकेंड डिग्री होगा, इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट डिग्री होगा, ये भी क्या होगा, स्थायित्व का घटता क्रम। समझ पा रहे हैं आप लोग, स्थायित्व का घटता क्रम, आराम से लिखो फटाफट।